सिंधु घाटी सभ्यता भारत का शुरुआती रूप। यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। भारत बहुत पुराना देश है। इसकी जड़ें प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं और इसका इतिहास कई हजार साल पुराना है। यहाँ हजारों सालों से लोग रह रहे हैं। भारतीय परंपराओं और संस्कृति की गहराई और विविधता इस लंबे इतिहास का प्रमाण है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। यह सभ्यता भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह सभ्यता 3300 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। यह समय प्राचीन विश्व के अन्य महान सभ्यताओं के उदय का भी था। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। इसकी तुलना मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से की जा सकती है। ये सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों के लिए जानी जाती है। इन शहरों की खुदाई से हमें इस सभ्यता की उन्नति और समृद्धि के बारे में जानकारी मिलती है। इन शहरों में योजना और सफाई की अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ के लोग नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली में बहुत कुशल थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार में बहुत अच्छे थे। वे विभिन्न वस्त्र, धातु और अन्य सामग्रियों का व्यापार करते थे। वो मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी दूर देशों से व्यापार करते थे। यह व्यापारिक संबंध उनकी आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण था। सिंधु लिपि अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है। यह लिपि इस सभ्यता के रहस्यों को और भी गहरा बनाती है। फिर भी खुदाई में मिले सबूत बताते हैं कि यह बहुत ही समृद्ध और उन्नत सभ्यता थी। यहाँ के लोग कला, शिल्प और विज्ञान में भी निपुण थे। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत लगभग 1900 ईसा पूर्व में हुआ। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। इसके अंत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। यह एक रहस्य बना हुआ है जिसे इतिहासकार और पुरातत्वविद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मौसम में बदलाव या आर्यों के आक्रमण के कारण यह सभ्यता खत्म हो गई। इसके अलावा नदियों के मार्ग बदलने और प्राकृतिक आपदाओं का भी इसमें योगदान हो सकता है। आज भी सिंधु घाटी सभ्यता की धरोहर भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अवशेष हमें हमारे अतीत की झलक दिखाते हैं और हमें गर्व महसूस कराते हैं। वैदिक काल, आर्य और वैदिक संस्कृति का आगमन। यह काल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद आर्य लोग भारत आए। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में एक नई सभ्यता की नींव रखी। आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। उनका प्रवास एक लंबी और कठिन यात्रा थी जो उन्हें नई भूमि पर ले आई। वो अपने साथ नई संस्कृति और भाषा लेकर आए। उनकी भाषा संस्कृत थी जो बाद में भारतीय साहित्य और धर्म का आधार बनी। आर्यों ने वैदिक धर्म की शुरुआत की। यह धर्म उनके जीवन का केंद्र बिंदु था और उनके सभी सामाजिक और धार्मिक क्रियाकलापों का आधार था। वैदिक धर्म ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों पर आधारित था। ये ग्रंथ धार्मिक गीत, मंत्र और अनुष्ठानों का संग्रह थे। वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बंटा था। यह वर्ण व्यवस्था समाज की संरचना और कार्य विभाजन का आधार थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हर वर्ण का अपना विशेष कार्य और महत्व था। ब्राह्मण धार्मिक नेता और विद्वान होते थे। वे वेदों का अध्ययन और अनुष्ठान करते थे। क्षत्रिय योद्धा और राजा होते थे। वे समाज की रक्षा और शासन का कार्य संभालते थे। वैश्य व्यापारी और किसान होते थे। वे समाज की आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते थे। शूद्र समाज के सबसे निचले वर्ग के लोग थे। वे अन्य वर्णों की सेवा करते थे और समाज के विभिन्न कार्यों में सहयोग करते थे। वैदिक काल में बहुत से महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक विचारों का विकास हुआ। इन विचारों ने समाज को नई दिशा दी। इन विचारों ने बाद में हिंदू धर्म को आकार दिया। वैदिक संस्कृति ने भारतीय समाज और धर्म को गहराई से प्रभावित किया। महाजनपदों का उदय भारत में शुरुआती राज्य। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में 16 शक्तिशाली राज्य उभर चुके थे। इन्हें महाजनपद कहा जाता था। इनमें से कुछ प्रमुख महाजनपद मगध, कौशल, वत्स और अवंती थे। महाजनपदों के बीच हमेशा युद्ध होते रहते थे। इन युद्धों का उद्देश्य जमीन और संसाधनों पर कब्जा करना था। इस समय के दौरान लोहे का उपयोग और सिक्कों का चलन बढ़ा। इससे व्यापार को बढ़ावा मिला। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला विशाल साम्राज्य। यह साम्राज्य भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य नामक एक चतुर विद्वान ने चंद्रगुप्त की मदद की। चाणक्य की रणनीतियों और नीतियों ने इस साम्राज्य को मजबूत और स्थिर बनाया। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला विशाल साम्राज्य था। यह साम्राज्य न केवल अपने क्षेत्रफल के लिए बल्कि अपनी प्रशासनिक कुशलता के लिए भी प्रसिद्ध था। इसने उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। चंद्रगुप्त के पोते अशोक ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया। अशोक के शासनकाल में साम्राज्य ने अपनी चरम सीमा को छू लिया। अशोक एक महान सम्राट थे। उनकी नीतियों और शासन ने मौर्य साम्राज्य को एक नई दिशा दी। उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। इस युद्ध ने अशोक के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और उन्हें अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अशोक ने अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति और सद्भावना को बढ़ावा दिया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में स्तंभ और शिलालेख बनवाए। ये स्तंभ और शिलालेख अशोक की नीतियों और बौद्ध धर्म के संदेशों को फैलाने का माध्यम बने। इन स्तंभों और शिलालेखों पर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लिखी हुई थीं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, लेकिन मौर्य साम्राज्य की विरासत और उसकी शिक्षाएं आज भी भारतीय इतिहास में जीवित हैं। गुप्त साम्राज्य स्वर्णिम युग का उदय। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश ने भारत पर राज किया। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस समय में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। गुप्त शासक कला और संस्कृति के संरक्षक थे। कालिदास जैसे महान कवि और नाटककार गुप्त काल में ही हुए थे। आर्यभट्ट जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री ने भी गुप्त काल में ही काम किया था। गुप्त काल में शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज हुई। मध्यकालीन भारत, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। 8वीं शताब्दी ईस्वी में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की। इसके बाद कई मुस्लिम शासकों ने भारत पर आक्रमण किया। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत ने लगभग 3 शताब्दियों तक भारत पर राज किया। 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगल साम्राज्य भारत के सबसे शक्तिशाली और अमीर साम्राज्यों में से एक था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे महान मुगल सम्राटों ने भारत पर राज किया। मुगल शासकों ने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। उन्होंने ताजमहल और लाल किला जैसी भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। ब्रिटिश राज का आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। कंपनी का उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करना था। धीरे धीरे कंपनी ने भारत में अपना राजनीतिक और सैन्य दबदबा बना लिया। 1757 में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हराया। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रखी। स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 1947 तक। 1857 में सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ और जल्द ही पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी। कांग्रेस ने अंग्रेजों से आजादी की मांग की। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत ने अहिंसक आंदोलनों के माध्यम से आजादी प्राप्त की। भारत का संविधान, एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली। आजादी के बाद भारत ने एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनने का फैसला किया। डॉ. भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक संविधान सभा का गठन किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। संविधान ने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। स्वतंत्र भारत, चुनौतियां और उपलब्धियां। आजादी के बाद भारत ने कई चुनौतियों का सामना किया, जैसे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता। इन चुनौतियों के बावजूद भारत ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत ने हरित क्रांति के माध्यम से अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की है।
भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। भविष्य की ओर देखते हुए एक उभरती हुई महाशक्ति। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। भारत के पास एक युवा और प्रतिभाशाली आबादी है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव भी है। हालांकि भारत को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गरीबी, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता और पर्यावरणीय क्षरण जैसी चुनौतियों का समाधान करना होगा। यदि भारत इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सफल रहता है, तो वह 21वीं सदी में एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बन जाएगा।